नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क लगाकर हम जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मास्क ये हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे कि इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई के पास पालघर से। वहां समंदर में फंसे जहाज से डीजल निकलने का काम अब शुरू हो गया है। डीजल से भरे टैंकों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। जहाज पर लदे डीजल में 20 टैंकों में भरा गया है और इन टैंकों को नाव के लिए बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल ये जहाज टकरा गया है जिसमें कि तकरीबन 8000 लीटर डीजल भरा हुआ है और अब ये रिस्क करके समुद्र में फैलता जा रहा है और इसे अब खाली करने का काम जारी है। पालघर के वडराई बीच पर चट्टानों के बीच फंसे गल्फ कंस्ट्रक्टर जहाज में रिसाव हो रहे डीजल को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। डीजल रिसाव के चलते न सिर्फ जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा बल्कि पर्यावरण के साथ साथ यहाँ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए उस जहाज से डीजल को निकालने के लिए तमाम टैंक जो है इस बोट के जरिए आप देखिए लेके जाए जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो टैंक्स है ये 1000 लीटर का एक टैंक यानी 4 टैंक्स इस बोट पर लादे गए हैं और ये बोट जो है वो सीधा सीधा शिप की तरफ बढ़ रही है। और शिप की तरफ बढ़ रही है यानी इस टैंक में जो है जो डीजल उस शिप में है उसे इस टैंक के जरिए निकाला जाएगा। और साफ तौर पर इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि डीजल का रिसाव फिलहाल बूम डाल के रोका तो गया है, लेकिन जिस तरह से समुद्र में प्रेशर बढ़ रहा है उसके चलते एक बार फिर से ये रिसाव हो सकता है और पानी में रिसाव होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसी को देखते हुए लगातार जो मछुआरे हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की कि जो टैंक्स है वो बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जा रहा है और इस शिप में उन डीजल्स को निकाल कर भरा जाएगा जो शिप में मौजूद है और फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जो 80,000 लीटर के आसपास डीजल जो बताया जा रहा है कि वो फंसा हुआ है इस शिप में, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर रिसाव दोबारा शुरू हुआ तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह की लहरें लगातार हाई टाइड के चलते उठ रही हैं। बोट की आप जो जिस तरह से लहर मार रही है बोट, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मछुआरा समाज है वो जो है लगातार इस तरह से जो नेवी के लोग हैं या फिर गल्फ कंस्ट्रक्टर जो जहाज है उससे जुड़े लोग हैं या फिर जो उसमें डीजल फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए किस तरह से मदद यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि जो ये टैंक मंगाए गए हैं, ये मुंबई से टैंक यहाँ पर लाए गए हैं और सामने देखिए शिप आपके सामने जहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुँच रही है, ये शिप के ठीक जो है सामने हम लोग पहुँच रहे हैं। जो शिप सिरदर्द बन चुकी है क्योंकि चट्टानों में टकराने के चलते इसमें डीजल का रिसाव होने लगा था और डीजल का रिसाव होने के चलते समुद्र में वो डीजल फैलने लगा था और इसी वजह से लगातार जो मरीन क्विक रिस्पॉन्स टीम है, क्रू के मेंबर्स हैं, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस डीजल को निकाला जाए और उसके बाद जब ये डीजल निकल जाएगा तो फिर बोट को निकालना आसान होगा यानी जहाज़ को निकालना आसान होगा। और इसीलिए यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि हम इस वक्त शिप के पास पहुँच चुके हैं। 1 किलोमीटर की दूरी करीब है इस शिप से जहाँ से हम इस बोट से चले हैं और अब उसके पास पहुँचने वाले हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें इस वक्त जो है वो साफ तौर पर आपको दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से जो मशक्क़त करनी पड़ रही है लोगों को, आमतौर पर जो क्रू मेंबर्स हैं या फिर लोकल अथॉरिटी है, इस शिप में से डीजल निकालना सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है और डीजल जब तक नहीं निकलेगा खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए कि हम इस वक्त जो है ठीक जो जहाज फंसा हुआ है उसके करीब पहुंच चुके हैं और इसके करीब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर वहां पे किस तरह से डीजल को निकाला जा रहा है और कैसे टैंक में भरा जा रहा है। क्योंकि पहले भी ये टैंक जो है छोटी छोटी बोट्स के जरिए जब हाई टाइड नहीं था तब भी ले आए गए थे। तो जो तस्वीरें आपके सामने ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो गल्फ कंस्ट्रक्टर यहाँ फंसा हुआ है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है अब तक जो है। और SAMC की जो लीकेज है उसे बूम डालकर रोका गया है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि जब जब समुद्र में प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी और इसी वजह से इन टैंक्स में
जो है वो डीजल निकालने के लिए टैंक्स अब शिप के पास पहुंच गए हैं। और अहम चीज़ यही कि इन डीजल के जरिए, इन टैंक्स के जरिए जब डीजल निकाला जाएगा, इसको लेकर इसी बोट के जरिए बाहर जाया जाएगा। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। और जहां यह हादसे का शिकार हुआ है वहीं हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह मौजूद हैं पालघर में। दिवाकर, अब क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि अब जो खतरा है वो ये कि ये जो डीजल है ये लगातार रिसकर अगर और ज्यादा फैला तो मछुआरों के लिए बड़ी दिक्कत जो पिछले कई दिनों से बनी हुई है, उसकी क्या ताजा स्थिति है? प्रशांत, आपसे कुछ देर पहले न्यूज़ 18 की टीम जो है उस जहाज के पास पहुंची थी और वहां पर ये देखा था कि किस तरह से डीजल का बहुत ज़्यादा रिसाव जो है वो वहां पर हुआ है जहाज के पास। हालांकि उस डीजल के रिसाव को जो है वो बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊं कि समुद्र में किस तरह से हाई टाइड के चलते जो है ये बड़ी बड़ी जो लहरें उठ रही हैं ये मुसीबत पैदा कर रही हैं। क्योंकि इन लहरों के उठने की वजह से जो बैरिकेडिंग की गई है कि जो डीजल का रिसाव हुआ है वो फैले ना, वो अब फैल रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है। और ये बाहर की तरफ आने का ये मतलब है कि सीधा सीधा असर इस समुद्र में जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर पड़ेगा और उन जीव जंतुओं के सहारे जो मछुआरे लोग इस इलाके में रहते हैं उनके जीवन यापन पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ पर्यावरण पर असर पड़ेगा। लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस जो आपको जहाज दिख रही होगी, तो जहाँ पर वो कर्मचारी काम कर रहे हैं इस वक्त, उनकी कोशिश यही है कि जो डीजल का रिसाव है उसे तो रोक लिया गया है, लेकिन जो डीजल को निकालने जाने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। टैंक के जरिए करीब 22 टैंक जो है उस बोट पर पहुंचाए जा चुके हैं, यानी 22 टैंक में 22,000 लीटर जो डीजल है वो आएगा। लेकिन जो डीजल की क्वांटिटी है वो 80,000 लीटर के आसपास है, यानी कड़ी मशक्कत अभी भी करनी है। क्योंकि एक बार जब आएगा तो जिस तरह से लहरें आप देख रहे हैं, इसमें बोट जब वो डीजल को टैंक को वापस लेकर आएंगी भरने के बाद, तब भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, लोकल अथॉरिटीज हो या फिर जो गल्फ कंस्ट्रक्टर के वर्कर हैं या मरीन क्विक रिस्पांस टीम है, ये लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं ताकि सबसे पहले डीजल को निकाला जाए और जो खतरा मंडरा रहा है उसे दूर किया जाए। तो फिलहाल ये राहत की भी खबर हो सकती है कि मुंबई के पास पालघर में फंसे जहाज से डीजल के रिसाव को फिलहाल तो रोक दिया गया है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी जांच के लिए वहां पहुंच गए, जो समंदर का पानी हाथ में लेकर जांच भी कर रहे हैं कि डीजल का रिसाव हुआ है या नहीं। हालांकि समंदर के पानी के ऊपर तेल नजर जरूर आ रहा है। ऐसे में कोस्ट गार्ड के अधिकारी अब पूरी जांच पड़ताल में यहां जुटे हुए हैं। वटराई बीच पर जो शिप फंसा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान पहुंचे हुए हैं। यहां पर देखिए कि जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस और लोकल प्रशासन जो है उससे ये जानकारी ले रहे हैं ताज़ा स्थिति की। फिलहाल ताज़ा स्थिति उस शिप के पास क्या है और कैसे जो है वो मदद कर सकते हैं शिप को निकालने में, या फिर दो जहाज़ों को उसके पास ले जाकर डीजल निकालने की बात कही गई थी, उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस तरफ जो है चट्टानों का एरिया है और दूसरे जो जहाज़ हैं जिसके ज़रिए जो है उस डीजल को निकाला जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं अथॉरिटीज़ को। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी पहुँचे, एक बार मैं फिर से तस्वीरें कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि तमाम अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं तमाम आला अधिकारियों के कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए कि यहाँ पर जो डीजल इस शिप में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 2 शिप जो है हायर की गई हैं यहाँ से डीजल को निकालने के लिए इस शिप से, लेकिन वो शिप भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब तक सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल पा रहा है उस जहाज़ के पास, इसलिए वो शिप जो है पहुँच नहीं पाई है। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि किस तरह से इस शिप के अंदर जो डीजल मौजूद है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसे निकाला जाए। और इसके अलावा जो इंजन के अंदर इसके पानी भरा हुआ है उसको जो है निकाला जाए और फिर इस शिप को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन फिलहाल अभी तक चुनौती सामने है जिसे निपटने के लिए लोकल अथॉरिटीज़, अन्य एजेंसियाँ जो है लगातार जुटी हुई हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं। दिवाकर, जो आसपास के लोग हैं वडराई इलाके के, उनके लिए जो बड़ी समस्या है वो सबसे ज्यादा क्या है इस हादसे के बाद? प्रसाद, देखिए सबसे बड़ी उनके लिए समस्या यही है कि अगर डीजल का रिसाव
दोबारा हुआ तो फिर वो समुद्र में फैलने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए कि किस तरह की, एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरह की बड़ी बड़ी लहरें जो है वो अभी भी समुद्र से उठ रही हैं। एक अहम चीज़ ये है कि ये जो लहरें उठ रही हैं और जो वहाँ पर शिप के पास बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि जो रिसाव हुआ है डीजल का वो जो है समुद्र में ना फैले, लेकिन इन लहरों के जरिए अब जो देखिए समुद्र का पानी आप देखेंगे थोड़ा काला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें डीजल का जो अंश है वो मिल चुका है और जो लहरों के जरिए उस बैरिकेटिंग से ऊपर से जो है डीजल जो रिसाव हुआ है वो समुद्र में मिल रहा है। और सबसे अहम चीज़ यही कि जब ये डीजल पूरे समुद्र में फैलेगा तो जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा और जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ये मछुआरों के इलाके हैं, मछुआरे इस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके जीवन यापन पर असर पड़ेगा, उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर डीजल का रिसाव हुआ इस समुद्र में फैला तो जीव जंतुओं के मरने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे में जो पर्यावरण है, अगर पर्यावरण खराब होता है तो भी जो है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो साफ तौर पर इसी दिक्कतों का ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड लगातार जमीनी स्तर पर और हवाई स्तर पर, दोनों स्तर पर जो है लगातार निगरानी बनाए हुए है कि आखिर किस तरह से डीजल को निकाला जाए और निकालने के बाद ही ये खतरा टलेगा, उससे पहले मुमकिन नहीं है। प्रशांत, उस जहाज में जितने लोग थे उन्हें कोस्ट गार्ड के लोगों ने सुरक्षित तो बचा लिया, लेकिन अब इस बात के लिए मशक्कत की जा रही है कि इसके डीजल के रिसाव को रोक दिया गया, लेकिन अब ये डीजल खाली किया जाए और फिर हाई टाइड के बाद इसे सुरक्षित और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन मुंबई के पास पालघर में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम अब लगातार जारी है। डीजल से भरे हुए टैंकर नाव के जरिए बाहर लाए जा रहे हैं और जहाज पर लदे डीजल को 20 टैंकों में भरा जा रहा है। इन टैंकों को फिर नाव पर रख करके बाहर लाया जा रहा है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जो जहाज फंसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब, और ये सामने मेरे जहाज है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। साइक्लोन के चलते ये तबाही मची थी, उस तबाही में हालांकि लोगों की जो जान है वो बचा ली गई थी, लेकिन जो जहाज है वो चट्टान के टकराने के चलते वो जो है जो फंस गया था इस समुद्र में, उसके चलते जो है आमतौर पर जो तस्वीरें आपको मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि समुद्र में लहरें काफ़ी तेज हैं और बोट जो है वो लहरों के चलते काफ़ी ज़्यादा हिचकोले खा रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बताती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति है इस वक्त। फिर आपको दिख रही हैं, यही बताती हैं कि किस तरह से जो रिसाव हो रहा था उसको यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोका गया है कि समुद्र में पूरी तरह से फैल ना जाए। अगर फैला तो फिर जीव जंतुओं पर असर होगा और असर होगा तो फिर सीधा सीधा असर यहाँ के इलाकों में रहने वाले मछुआरों पर पड़ेगा, जिनका जीवन यापन इसी के सहारे चलता है। तो अहम चीज़ ये इस वक्त की कि मैं इस वक्त उस शिप के पास मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त डीजल निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है कि आखिर पानी में कितना रिसाव इस वक्त जो है वो हो चुका है डीजल का। बारीकी निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो तस्वीरें आपको देख रही हैं ठीक जहाज के पास से कि डीजल निकालने के लिए टैंक्स लाए गए हैं, उन टैंक्स में डीजल को निकाला जाएगा और फिर उसके बाद इस डीजल को बाहर निकाला जाएगा। कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत जो मरीन रिस्पांस टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, उसके अलावा जो क्रू मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो डीजल पहले निकाल लिया जाए और उस डीजल के निकालने के बाद जो है इस जहाज को हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। इसके आसपास चट्टानें हैं जहाँ पर ये जहाज टकराया था। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से टैंक को उतारा जा रहा है और टैंक को उतार कर शिप के ऊपर इस वक्त जो है वो चढ़ाया जा रहा है और इन्हीं टैंक्स में उन डीजल को निकाला जाएगा, क्योंकि खतरा यही है कि अगर दोबारा रिसाव हुआ तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि आसपास जो डीजल की स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब साफ है कि रिसाव काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है और पानी में जो रिसाव हुआ है उसके चलते पानी काला पड़ चुका है। बैरिकेटिंग्स में आपको फिर से दिखाता हूं कि जिन बैरिकेटिंग्स के जरिए वो रिसाव हुआ है वो डीजल का पानी पूरे समुद्र में ना फैले, इसलिए ये रेड कलर की जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाई गई हैं और उसे साफ तौर पर जिस जहाज के चारों तरफ इसी तरह की बैरिकेटिंग्स हैं। और इस बैरिकेटिंग्स के बाद जो है जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इसकी पूरी कोशिश यही है कि समुद्र में ना फैलने दिया जाए। अगर समुद्र में फैलेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी और मुश्किलें बढ़ेंगी तो पर्यावरण के लिए भी खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल यही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जहाज की तस्वीरें फिर से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर
काम चल रहा है, क्योंकि वक्त इसमें लगेगा इसको निकालने के लिए, डीजल को निकालने के लिए। जो ऊपर का हिस्सा है, जो जहां पे गल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, उसके ऊपर वो हेलीपैड है जहां पर हेलीकॉप्टर्स वहां पर लैंड भी हो सकता है। तो ये जो तस्वीरें हैं आपके सीधा सामने मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर अगर जरूरी हुआ हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी हुई, या फिर जिस तरह से कोस्ट गार्ड लगातार निगरानी रख रही है, ओएनजीसी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो हैं वो निगरानी रख रहे हैं, उससे ये साफ है कि अगर जरूरत पड़ी, मुसीबतें बढ़ी, तो फिर उन हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर टैंक्स उतारे जा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा, जो टैंक्स इस बोट के जरिए लाए गए थे। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ इस बोट के अंदर की कि किस तरह से यहाँ पर ये टैंक्स लाए गए हैं, और इन टैंक्स को अब इसमें डीजल भरा जाएगा, और डीजल भरने के बाद इसे बाहर निकाला जाएगा। जहाज के ऊपर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से सब कुछ बिखरा हुआ है, इधर उधर जो सामान है, और कोशिश यही है कि जो वर्कर्स हैं या फिर क्रू मेंबर्स हैं या फिर जो मरीन क्विक रिस्पांस टीम के मेंबर्स हैं, जो एफकॉन के मेंबर्स हैं, जो कंपनी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस शिप के ओएनजीसी के द्वारा, वो तमाम वर्कर्स हैं, जो मछुआरे हैं इलाके के, वो लगातार मदद कर रहे हैं ताकि डीजल को जल्द से जल्द निकाला जाए। बड़ी मात्रा में डीजल इस शिप में है, करीब 80,000 लीटर डीजल। आप उसकी क्वांटिटी समझ सकती हैं कितना ज़्यादा है, उसको निकालने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि जो मछुआरे हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। टैंक्स जो समुद्री किनारे पर रखे हुए हैं उन्हें बोट के जरिए जो है इस शिप तक पहुंचाया जा रहा है, और फिर उसी टैंक्स में ये डीजल भरे जाएंगे, और भरने के बाद यहाँ से उसे बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश होगी। इस वक्त करीब 20 से 22 टैंक जो है वो लाए गए हैं, और लेकिन सबसे अहम चीज़ कि 80,000 लीटर है। एक टैंक की जो क्वांटिटी है वो है 1,000 लीटर, यानी 1,000 लीटर जो है एक टैंक में आएगा। तो ऐसे में ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था कोस्ट गार्ड और नेवी की तरफ से की जा रही है। जो आप देख रहे हैं ऊपर की तस्वीरें देखिए कि जो क्रेन वगैरह इस शिप में थी उन्हें भी वर्किंग किया गया है ताकि जो जगह है वो बनाई जा सके और फिर डीजल को निकाला जाए। यहाँ पर देखें किस तरह से जो सामान है शिप के ऊपर और तितर बितर हो चुका है। काफ़ी समय हो चुका है इस शिप को यहाँ पर अटके हुए। 137 लोग जो है वो यहाँ पर इस शिप में मौजूद थे, जो सुरक्षित तो निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये शिप जब फंसा उसको निकालने की लगातार कोशिशें, इसके अंदर जो डीजल मौजूद है करीब 80,000 लीटर के आसपास, उसके निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन मशक्कत काफ़ी करनी पड़ रही है, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कई एजेंसियां एक साथ मशक्कत कर रही हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। अभी काफ़ी बड़ी चुनौती सामने है एजेंसियों के कि किस तरह से इस डीजल को निकाला जाए, और इस डीजल को निकालने के बाद जो है, अब देखिए एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं। पीछे का जो हिस्सा है वहां पर देखिए किस तरह से पानी बिल्कुल काला पड़ चुका है, जहां पर ये लहरें उठ रही हैं। पाला इसलिए पड़ा है क्योंकि डीजल का रिसाव है, डीजल का जो अंश है काफ़ी ज़्यादा समुद्र के पानी में मिल चुका है, जिसके चलते पानी काला हो गया है। लेकिन वही काला पानी, वही डीजल का अंश बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए जो है बैरिकेटिंग जरूर की गई है। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज है कि ये पानी उछाल मारते हुए, लहरें मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और फिर बाहर की तरफ यही पानी जा रहा है। जो मछुआरे हैं जिन्होंने आज मछली पकड़ी है, उनका कहना है कि उस मछली में भी डीजल की स्मेल आ रही है, यानी असर कहीं ना कहीं समुद्र में देखने को मिल रहा है कि डीजल का रिसाव जीव जंतुओं पर भारी पड़ सकता है। मुंबई के पास पालघर के समंदर में यह जहाज पिछले 12 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल टाउटी तूफान के दौरान यह चट्टान से टकरा गया और इसके बाद जहाज के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जगह जगह से यह जहाज टूट गया है चट्टानों से टकराने की वजह से, क्योंकि तूफान के बाद जिस इलाके में यह जहाज पहुंचा ये पालघर का वडराई इलाका है। जिस समुद्री तट पर पहुंचा ये काफी पथरीला है और इसीलिए अब वहां लगातार ये फंसा हुआ है। अब इंतजार इस बात का कि जब तक हाई टाइड ना आए, ये जहाज ऊपर ना उठे, तब तक इसे दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकेगा। इस जहाज पर 80,000 लीटर से भी ज्यादा डीजल मौजूद है और अब इसे लगातार खाली करने का भी काम जारी है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी पालघर में इसी जगह पर मौजूद हैं। दिवाकर, अब ये जहाज यहां फंसा हुआ है, प्राथमिकता क्या कि अब इसे तुरंत खाली किया जाए या इसे शिफ्ट कर लिया जाए किसी सुरक्षित जगह पर, ताकि वडराई और पालघर में आसपास के इलाके में डीजल के रिसाव से ज्यादा नुकसान ना हो? प्रशांत, सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो डीजल उसमें है उसको निकालना, क्योंकि जिस तरह की लहरें मैंने आपको तस्वीरें दिखाई
वो लहरें इतनी तेज हैं कि जो बैरिकेटिंग्स जो है डीजल के रिसाव को रोकने के लिए लगाई गई हैं, उसके ऊपर से यानी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए वो पानी अब समुद्र में मिल रहा है। इसीलिए प्राथमिकता सबसे ज़्यादा यही है कि सबसे पहले डीजल को निकाला जाए, उसके बाद फिर शिप के बारे में निकालने के लिए सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि टैंक्स जो है वो पहुंच चुके हैं शिप के ऊपर। टैंक के पहुंचने के बाद जो मोटर पंप है उसके जरिए जो शिप के अंदर जो टैंक है उसमें से डीजल जो है वो दूसरे टैंक जो पहुंचाए गए हैं, दूसरे टैंक्स में जो है वो डाला जाएगा और डाले जाने के बाद फिर उसको वापस जो है खास तौर पर बाहर ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जो कोस्ट गार्ड है उसने दो जहाज हायर किए थे ताकि जो इसमें डीजल है उसको निकाला जा सके, लेकिन उन्हें कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिला, जिसके चलते वो जहाज अभी तक इसके आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। और यही बड़ी मुसीबत है कि अब टैंक्स के जरिए उन डीजल को निकाला जा रहा है और इसके बाद टैंक से जब डीजल निकाल लिया जाएगा राहत तभी मिलने वाली, क्योंकि खतरा उसी से है। अगर रिसाव दोबारा शुरू हुआ, जिस तरह की लहरें आप देख रहे हैं, ये लहरें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब यह है कि समुद्र में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर दोबारा वो बूम निकल गया जहाँ से रिसाव को रोका गया है, तो फिर रिसाव रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर समुद्र में डीजल की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी और ये मुसीबत बढ़ाएगी इलाके के आसपास के लोगों के लिए और समुद्र में जीव जंतुओं के लिए खास तौर पर। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता डीजल को निकालने के लिए दी जा रही है, जो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, डीजल अब यहां से खाली किया जाए, ये प्राथमिकता है और इसी की कवायद लगातार जारी है। दरअसल अब इस डीजल को खाली करने के लिए ही पूरी मुहिम आगे बढ़ाई गई है। इसी जहाज पर क्रेन ऑपरेट करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस डीजल को इस जहाज से खाली करने के लिए। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है, उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुंचा, पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा चारों का 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरा जहाज में पानी आ गया, तो इंजन में पूरा डूब गया, ब्लैक आउट हो गया। फिर हम लोग ने सबसे हेल्प मांगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम पे हेल्प करने के लिए 2-4 बोट हमारे पीछे लगे, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे कि हमारा बाज किधर जा रहा है, वो हमारे पास आ नहीं सकते थे। कोई साइक्लोन इतना बड़ा था, 17 मीटर का लेयर था उसमें, साइक्लोन 17 मीटर का मतलब लेयर आ रहा था। तो उसमें सब लोग हम लोग घबराए भी, मतलब नहीं भी, सबको बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं, जान दो, तो डूबेगा नहीं, मतलब जहाँ तक है। हाँ पानी भरा हुआ था, मगर पूरी रात हम लोगों ने दिमाग लगाया, इसका पानी निकालते रहे। एक पंप डाला, पंप के जरिए हम लोगों ने पानी निकालते यहाँ तक पहुँचे। बाद में 17-18 तारीख को रात में 2 दिन मतलब 3 दिन ऐसे बिगड़ खाए पिए हम लोग चलते रहे। एक बताइए कि 137 लोग थे ऐसा बताया जा रहा है, नेवी ने जिनको रेस्क्यू किया था, 137। तो फिर कैसे उनको बचाने के बाद फिर जहाज कैसे इधर यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, पहले जहाज यहाँ ही आ गया था डायरेक्ट, एक पत्थर से टकराया, पत्थर से आके रुक गया जहाज। जब साइक्लोन में आया था पत्थर से रुक गया। फिर थोड़ा सुबह हुआ, हम लोग को ये नहीं मालूम था कौन सी जगह पहुँचे, अंधेरा पूरा था, बारिश हो रहा था। फिर 10 बजे के टाइम पे मालूम हुआ कि हम लोग ये कोई गांव के पास रुका हुआ है, मतलब कोई किनारा मिल गया, हम लोग सबको तसल्ली हो गया, हम लोग बच गए। उसके बाद में नेवी हम लोग के लिए बचाने, ऑलरेडी 2 बोट लगा हुआ था हमारे पीछे, तो बोट इधर तक नहीं आ सकता था। जैसे चॉपर आया, चॉपर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो लोगों ने कुछ लोगों को कोलाबा में ड्रॉप किया, कुछ हमें 3 यहाँ पर ड्रॉप किया, 3 चॉपर ने। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जो डीजल का टैंक फूटा हुआ है, डीजल बह रहा है, तो अभी क्या स्थिति, कितना डीजल निकाला गया है, कितना बाकी है? अभी डीजल निकाल रहे, मतलब चालू है निकालना, टैंक ये लेके आए ड्रम वगैरह सब उससे, पंप से, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर रहा है, उसमें पानी है, जैसा पानी निकालेगा वैसे डीजल निकालेंगे। अंदर से नीचे से फूटा हुआ है, पत्थर में लगते पूरा फूट गया। अब वो फूटने से डीजल टैंक भी फटा, अंदर पानी भर गया, पानी के जरिए डीजल बाहर आ रहा है, जहाज के अंदर ही है। अभी उसके लिए इन लोगों ने पूरा पंप जुगाड़ करके लेके आया, पंप का पूरा तैयारी का है, सब फुल टीम गया है, अब पूरा टीम वही काम कर रहा है। डीजल है अभी अंदर, उसके अंदर करीब होएगा 50 केल होएगा, 50-100 केल मतलब। जब तक पानी नहीं भरेगा, क्योंकि भी वो पानी पीछे जा रहा है, जब तक पानी आगे नहीं आएगा तब तक ये तो रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। नहीं, पानी अंदर से हम लोग डीजल निकाल सकते हैं, पानी आए नहीं आए। नहीं, जहाज की बात, जहाज तो रेस्क्यू अभी नहीं कर सकते जब तक हम लोग पूरा अंदर का पानी नहीं निकालेंगे, जब तक डीजल नहीं निकालेंगे, जब तक रेस्क्यू नहीं। क्योंकि रेस्क्यू इसलिए नहीं करते, यहाँ पर पत्थर चट्टान के आगे चट्टान है उसके, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दूसरा बोट लाएंगे, फिर पहले अंदर का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग मारेंगे प्लेट में जहाँ होल है,
अगर होल को बिल्डिंग नहीं मारेंगे तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब साइक्लोन में फंसा था तो आप लोग कैसे, क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? बाकी लोगों को डर लग रहा था, मगर हम लोग क्या है मालूम है तैरने या सब चीज़ें, मगर दूसरे लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि रुको कुछ नहीं है, मगर हाँ घबराहट तो हो रही थी कि बचेंगे नहीं। उम्मीद तो ख़त्म किए थे कि बचने की उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ भी जा रहे हैं तो बचाने वाला ऊपर वाला है, वो बचेंगे क्या नहीं। मगर इंजन में पूरा पानी फुल होने की वजह से घबराहट हो गया कि हाँ भाई बचना मुश्किल है, कहीं भी डूब सकता है। मगर इसने कुदरत ने ऐसा किया, ज़मीन पकड़ लिया इसने, ज़मीन मिल गया, किनारे किनारे ही आया। हमारा रेंज चल रहा था मोबाइल में कि ये मालूम था कि कोई किनारा पकड़ के चल रही है तूफान में, मगर ज़्यादा अंदर नहीं गया। इसके लिए कोई घबराया नहीं, और कुछ लोग घबराए, उन लोगों को हम लोगों ने तसल्ली दिया, समझाया। अभी क्या स्थिति है, आप जा रहे हैं अंदर तो क्या स्थिति फिलहाल अभी है? क्या अभी डीजल निकाला जाएगा? अभी डीजल निकाला जाएगा और मैं क्रेन चालू करूँगा, उसमें जगह बनाऊंगा, जो मटेरियल है और जो डीजल टीम है उन लोग के लिए इंजन स्टार्ट करके लाइट अरेंज करके देना है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा एहसान खान। एहसान खान जी। एहसान खान जो शिप के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि डीजल निकालने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल डीजल निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तब होगा जब बाकायदा जो इंजन में पानी घुसा था वो निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, और जब यहाँ पर पानी हाई टाइड होगा तब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, पालघर। 17 मई को जो टाउटे तूफान आया उसमें यह जहाज भी फंसा, लेकिन अलीबाग से निकला यह जहाज वडराई में इस समय फंसा हुआ है, पालघर में। लेकिन पथरीले समुद्री तट से टकराने की वजह से इसे भारी नुकसान हुआ और इसमें मौजूद 80,000 लीटर से भी ज्यादा डीजल समंदर में अब बहने लगा है, जिसे खाली करने का काम जारी है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिन्होंने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया और किसानों के कल्याण, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई समेत देश के विकास के लिए उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि इन 7 वर्षों में सरकार ने सेवा की भावना से काम किया है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, मोदी सरकार की 7 साल की यात्रा सेवा की भावना से मार्गदर्शित है। नमो ऐप और वेबसाइट पर 7 साल की सेवा की इस नई विकास यात्रा की झलक दी गई है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मोदी सरकार की 7 साल की सेवा के बारे में जानने के लिए नमो ऐप और वेबसाइट पर जाएं। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, किसान कल्याण समेत दूसरी योजनाओं पर अहम जानकारी हासिल करें। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण 7 साल पूरे होने पर मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समानांतर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन 7 सालों में मोदी जी ने एक ओर देश हित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढ़ संकल्प और सर्वस्पर्शी और कल्याणकारी नीतियों से गरीब, किसान और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकास यात्रा को अविरल जारी रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम के नए भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम जारी रखने का भरोसा दिया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 7 वर्षों में जनसेवा, लोक कल्याण, विकास, सुशासन और सुधार का नया अध्याय लिखा गया। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी सशक्तिकरण का प्रयास प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करने के लिए प्रधानमंत्री को अत्यंत साधुवाद। कोरोना संकट के दौरान भी वे संयम, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर सेवा भाव के साथ प्रधानमंत्री के नए भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 7 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से
ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर देश ने इसका उत्पादन 10 गुना तक बढ़ाया। टाउटे और यास तूफान का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देश आज किसी भी तूफान से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री लेकर ये ट्रक अलग अलग इलाकों में जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे हुए हैं और हम सब लोग यह भी जानते हैं
कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया है। मैं आज उनके 7 वर्ष पूरे होने पर उनको जहां बधाई देता हूं, वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी उम्र मिले, वो लंबे समय भारत की इसी तरीके से सेवा करें और हर दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना को पूरा करना तय किया है, उसमें हम सब लोग उनके साथ मिलकर के इसको साकार करें, इस कार्य को पूरा करें। एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में दुकानें और बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। साथ ही साथ बाजार सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खुले रहेंगे, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अब एक बड़ा और अहम फैसला योगी सरकार ने किया है, लेकिन लोगों को इंतजार है इस बात का कि किन किन चीजों में राहत उन्हें अब मिलेगी और सामान्य तौर पर बाजार खुलेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। 1 जून सुबह 7 बजे से यह आदेश लागू होगा, लेकिन ये यूपी की राजधानी लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद सहित ऐसे 20 जिले हैं जहां फिलहाल कोई छूट नहीं होगी, जहां 600 से अधिक केसेज हैं। लेकिन इसके अलावा सभी जिलों में ढील दी गई है और सीधे तौर पर कहा गया है कि 20 जिले ऐसे हैं जहां कोई छूट नहीं होगी। सभी फ्रंटलाइन सरकारी दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा बाकी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थानों की जो विभागीय फैसले हैं उनके हिसाब से क्लास चल सकेंगे और धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी। साथ ही रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन आप नहीं जा सकते। इसके अलावा जो नॉन वेज की दुकानें हैं या साफ सफाई सैनिटाइज की वो दुकानें जो जिलाधिकारी हैं उनके स्तर से खुलेगी और समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र, राशन की दुकानें ये खुली रहेंगी। लेकिन कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो शर्तों के साथ सरकार ने छूट दी है। प्रशांत, सरकार का जो लॉकडाउन का फार्मूला था, वीकेंड जो लॉकडाउन है वो लगातार जारी रहेगा, यानी सैटरडे संडे की जो बंदी है वो जारी रहेगी।